ड्रैगन घाटी के बाहर ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी प्रमुख नेता एकत्रित होकर घाटी की गहराई की ओर उत्साहित निगाहों से देख रहे थे। पैलेस मास्टर चंद्रपाल उन सभी में सबसे अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान थी। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस अन्य संप्रदायों से थोड़ा अलग था क्योंकि यहां द्वैत साधना पद्धति का अभ्यास किया जाता था। इस वजह से यहां के प्रायः सभी मास्टर्स का अपना एक जीवन साथी होता था। इस समय स्वर्णप्रभा, जो चंद्रपाल की सहचरी थी, उनके साथ ही थी और उनका हाथ प्यार से थामे हुए थी। हालांकि वो उनके मजबूत शरीर को हल्का सा कांपने से रोक नहीं पा रही थी। स्वर्णप्रभा एक सुंदर मध्यम आयु की महिला की तरह दिखती थी, जिनका आकर्षक व्यक्तित्व था। लेकिन चूंकि उनकी प्रतिभा चंद्रपाल से थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वह अभी केवल तीसरे क्रम की ट्रांसेंडेंट थी। अपने पति को इतना बेकाबू देखकर वह मुस्कुराई। ठीक है, ठीक है। क्या केवल इसलिए कि वह विरासत फिर से प्रकट हुई है, तुम इतने उत्तेजित हो गए हो? चंद्रपाल ने गहरी सांस ली। तुम समझ नहीं पा रही हो। पिछले सभी पैलेस मास्टर्स ने इस विरासत को पुनर्जीवित करने को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद यह मेरे कार्यकाल में प्रकट हुई है। मैं उत्तेजित क्यों न हूं? इस विरासत का पुनः प्रकट होना इस बात का संकेत है कि हमारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस को एक बार फिर ड्रैगन सम्राट और अग्निशिखा महारानी प्राप्त होंगे। जब तक हमारे पास ये दोनों मास्टर्स रहेंगे, हम अपने पुराने वैभव को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अचानक पूछा, क्या ललितेश अभी तक वापस नहीं आया? आदित्यनंद की पहचान। जैसे ही चंद्रपाल ने पुकारा, दूर से एक व्यक्ति उड़ता हुआ आया और पहुंचने से पहले ही बोल उठा, पैलेस मास्टर, मैं वापस आ गया हूं। यह वही ट्रांसेंडेंट था जो पहले चंद्रपाल के साथ था। चंद्रपाल बेचैनी से आगे बढ़े और पूछा, क्या तुमने पता लगाया कि वो शिष्य कहाँ का है? क्या वो हमारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का शिष्य है या किसी सहायक संप्रदाय का? पैलेस मास्टर को सूचित करते हुए, वो लड़का आदित्यनंद है और वो ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का शिष्य है। वो संप्रदाय में ही पैदा हुआ और पला बड़ा है, ललितेश ने तुरंत उत्तर दिया। ये सुनकर चंद्रपाल मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि अगर आदित्यनंद किसी सहायक संप्रदाय से होता तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि वो ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में ही पला बड़ा था, इसलिए संप्रदाय के प्रति उसकी भावनाएं निश्चित रूप से गहरी होंगी, जिससे चंद्रपाल की एक चिंता दूर हो गई। उसका गुरु कौन है? एल्डर शशांक वर्मा, ललितेश ने उत्तर दिया और रास्ता देते हुए कहा, एल्डर शशांक, कृपया आइए। चंद्रपाल ने देखा कि शशांक वर्मा उड़ते हुए आ रहे थे और खुलकर हंस पड़े। जब दोनों मिले तो चंद्रपाल ने गंभीरता से कहा, एल्डर शशांक, आपने बहुत परिश्रम किया है, आपने एक अच्छे शिष्य को प्रशिक्षित किया है। शशांक वर्मा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उन्होंने बिना किसी शर्म के इस प्रशंसा को स्वीकार कर लिया। हालांकि शशांक वर्मा वास्तव में एक एल्डर थे, लेकिन वह अभी भी केवल पहले क्रम के ट्रांसेंडेंट थे। वो अनिवार्य रूप से संप्रदाय के सभी एल्डर्स में सबसे निचले पायदान पर थे और संप्रदाय में किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वो पहले से ही काफी उम्रदराज हो चुके थे, इसलिए इन वर्षों में वो मूल रूप से केवल एल्डर का खिताब धारण किए हुए थे और अपने शेष जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनके सामने ऐसा चमत्कार होगा। उनके द्वारा प्रशिक्षित शिष्य ने ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सबसे महत्वपूर्ण गठन को खोल दिया था जो सहस्राब्दियों से निष्क्रिय पड़ा था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो शिष्य ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त करेगा। उनके शिष्य द्वारा इस विरासत को प्राप्त करने का मतलब था कि गुरु के रूप में उनका मूल्य भी अतुलनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। संभावना ये थी कि जब ड्रैगन सम्राट परिपक्व हो जाएगा तो शशांक वर्मा का दर्जा वर्तमान पैलेस मास्टर के बराबर होगा। सामान्यतः चंद्रपाल इस बूढ़े एल्डर से मिलने तक की परवाह नहीं करते, लेकिन आज वह अनादर का व्यवहार करने का साहस नहीं कर सके और शशांक वर्मा के प्रति अत्यधिक विनम्रता और शिष्टाचार दिखाया। शशांक वर्मा इस नई वास्तविकता के साथ इतनी जल्दी अनुकूल नहीं हो पाए, लेकिन इससे उन्हें इसका आनंद लेने से नहीं रोका। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी उन्हें तीव्र ईर्ष्या से देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्यों वे उस शिष्य को प्रशिक्षित करने वाले नहीं थे जिसने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की थी। अगर वे उस शिष्य को प्रशिक्षित करने वाले होते तो अभी वे पैलेस मास्टर के साथ हंसी खुशी बातें कर रहे होते। दृश्य काफी जीवंत था क्योंकि चंद्रपाल लगातार आदित्यनंद की स्थिति और जानकारी के बारे में पूछ रहे थे। जवाब में शशांक वर्मा ने आदित्यनंद के बारे में वो सब कुछ बताया जो वो जानते थे, यहां तक कि उन किस्सों तक को भी जो उसके बचपन के समय की छोटी मोटी घटनाओं से संबंधित थे। चंद्रपाल ने इस सब को ध्यान से सुना और कभी भी ऊब महसूस नहीं की, बल्कि और अधिक उत्साहित होते गए और बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करते रहे, ये कहते हुए कि आदित्यनंद एक अच्छा बीज है और भविष्य में ड्रैगन फीनिक्स पैलेस को उसी और शशांक वर्मा पर निर्भर रहना होगा। शशांक वर्मा इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लगा कि अगर वह अभी मर भी जाएं तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ये जीवंत दृश्य कई दिनों तक बिना कम हुए जारी रहा। हर दिन लोग ड्रैगन घाटी के बाहर एकत्रित होते और घाटी की गहराई की ओर उत्सुकता से देखते।
निश्चित रूप से उनमें से कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। ड्रैगन घाटी सामान्यतः धुंध से भरी रहती थी जो सूर्य की सभी किरणों को अवरुद्ध कर देती थी, लेकिन अब ये वास्तव में सुनहरे प्रकाश में लिपटी हुई थी और एक आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा का संचार कर रही थी, जिससे सभी लोग नजदीक जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। पैलेस मास्टर चंद्रपाल ने भी कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए और ड्रैगन घाटी के चारों ओर ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी प्रमुखों को तैनात कर दिया ताकि आदित्यनंद को इस विरासत को ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार की अशांति से बचाया जा सके। समय बीतता गया, लेकिन चाहे वे कितना भी इंतजार कर लें, आदित्यनंद ड्रैगन घाटी से बाहर नहीं निकला, जिससे वे चिंतित हो गए। सुनहरी दुनिया के अंदर, सुनहरी ऊर्जा से लिपटी हुई दुनिया के अंदर अर्जुन अपनी पिल फनेस को संचालित करने में व्यस्त था। उसमें जड़ी बूटियां डाल रहा था और अपने संयमित ज्ञान सागर का उपयोग करके गोलियां बना रहा था ताकि वह अपनी अल्केमी कौशल और ज्ञान को निखार सके। वो वर्तमान में अपनी अल्केमी को विकसित करने से केवल एक कदम दूर था, और चूंकि वह इस जगह पर फंसा हुआ था और उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए अर्जुन ने अपनी अल्केमी कौशल का अभ्यास करने का निर्णय लिया। आदित्यनंद, जो इस स्थिति में फंसा हुआ था, भी एक मेहनती युवा प्रतीत होता था। अर्जुन के साथ 2-3 दिन बिताने के बाद और यह जानकर कि वह अस्थायी रूप से यहां से नहीं जा सकता, उसने तुरंत साधना शुरू कर दी। इस जगह की सुनहरी ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और शक्तिशाली थी, लेकिन वह वास्तव में यांग गुण की नहीं थी, बल्कि उसमें एक पवित्र गुण था। अर्जुन यह नहीं बता पा रहा था कि यह ऊर्जा वास्तव में क्या थी, लेकिन इसका उपयोग साधना के लिए करने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा इस सुनहरी ऊर्जा में निहित शक्ति आश्चर्यजनक थी। भले ही आदित्यनंद इसका केवल एक छोटा सा अंश ही अवशोषित कर पाए, यह उसके जीवन भर के लिए लाभदायक होगा। एक साधना कर रहा था, दूसरा अल्केमी का अभ्यास कर रहा था, और इस तरह दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे और दिन बीतते गए। अर्जुन को अल्केमी सामग्री खत्म होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि 9 हेवंस होली लैंड से निकलने से पहले उसने होली लैंड के खजाने को अपने ब्लैक बुक स्पेस में भर लिया था। उसके पास अभी काफी समय तक चलने के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक दवाएं थीं। एक दिन जब अर्जुन ने अभी अभी एक सेंट ग्रेड पिल बनाई थी, उसने देखा कि आदित्यनंद ने साधना बंद कर दी थी और अब वो पास में बैठा उसके कार्यों को उत्सुकता से देख रहा था। कुछ समझ आया? अर्जुन मुस्कुराया। आदित्यनंद ने ईमानदारी से सिर हिलाया और उत्तर दिया, सीनियर, जिस तरह से आप अल्केमी करते हैं वो काफी अजीब है। कम से कम यह उस तरीके से बहुत अलग है जिस तरह से मैंने किसी और को अल्केमी करते देखा है। ओह, कैसे? अर्जुन ने पूछा। आप ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं करते। जितने भी अल्केमिस्ट मैंने पिल बनाते देखे हैं, वे लगातार अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करते हैं और उनकी खपत दर काफी तेज होती है, लेकिन जब सीनियर अल्केमी करते हैं तो आप ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं करते प्रतीत होते। इसके अलावा जिस गति से सीनियर पिल बनाते हैं वो उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। आप किस ग्रेड की पिल बना रहे हैं? मिस्टीरियस ग्रेड? ये सुनकर अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि यह छोटा बच्चा वास्तव में दृष्टि से वंचित है, जो यह मान रहा था कि जिस सेंट ग्रेड पिल को उसने अभी बनाया था वो एक बेकार मिस्टीरियस ग्रेड पिल थी। उसके भाव को देखकर आदित्यनंद चौंक गया और हौंफते हुए बोला, क्या ये स्पिरिट ग्रेड पिल नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। अर्जुन ने उसे ज्यादा समझाना उचित नहीं समझा। सीनियर वास्तव में प्रभावशाली हैं। केवल 1 या 2 घंटे में सफलतापूर्वक एक स्पिरिट ग्रेड पिल बना लेना। अगर हमारे संप्रदाय के अल्केमिस्ट को यह पता चल जाए तो मुझे डर है कि वे शर्म से मर जाएंगे। एक व्यक्ति के रूप में जिसने कई बड़े तूफानों का अनुभव किया था और जिसकी जिंदगी में कोई कम प्रशंसा नहीं हुई थी, अर्जुन को आदित्यनंद की यह बात सुनकर भी कुछ खुशी हुई। हालांकि शायद यह इस युवक की आंखों में दिख रही शुद्ध प्रशंसा के कारण था। तुम साधना क्यों नहीं जारी रखते? अर्जुन ने सेंट ग्रेड पिल को संभालकर रख लिया और पूछा। आदित्यनंद ने कड़वाहट भरी मुस्कान दिखाई और उत्तर दिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं यहाँ की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पा रहा हूँ, और जो 2 क्रिस्टल स्टोन मैं लेकर आया था वे भी खत्म हो चुके हैं। अर्जुन ने मामूली सिर हिलाया, ये जानते हुए कि आदित्यनंद जो कह रहा था वो सच था। हालांकि यहाँ की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन आदित्यनंद की शक्ति अभी भी बहुत कम थी। इस युवक को देखते हुए अर्जुन ने अचानक पूछा, क्या तुम शक्ति की लालसा रखते हो? आदित्यनंद एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। क्यों? क्योंकि मैं एक पुरुष हूं। आदित्यनंद ने ऐसे कहा जैसे ये स्पष्ट था। बेशक मैं शक्ति की लालसा रखता हूं। इसके अलावा जब एक दिन मैं किसी ऐसी महिला से मिलूंगा जिसे मैं पसंद करता हूं, अगर मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो मैं उसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अर्जुन इस उत्तर पर हंस पड़ा। बहुत अच्छा। पुरुष शक्ति की लालसा रखते हैं, इसके लिए किसी जटिल कारण की आवश्यकता नहीं थी। आदित्यनंद ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को उत्सुकता से देखते हुए अपना सिर खुजलाया। अर्जुन ने अचानक एक ईमानदार और गंभीर भाव धारण किया और कहा, बच्चे, मेरे साथ एक सौदा करोगे? सीनियर को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई निर्देश है तो कृपया बताइए। यह आदित्यनंद जो भी कर सकता है वह करेगा।
आदित्यनंद ने ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि अर्जुन ने सिर हिलाया और एक बार फिर जोर दिया, मैं केवल तुम्हारे साथ एक सौदा करने में रुचि रखता हूं। आदित्यनंद का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन जो उससे मांगने वाला था वो संभवतः कुछ महत्वपूर्ण था और संभालना आसान नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसने अंततः सिर हिलाया। सीनियर के विचार के लिए बहुत धन्यवाद, कृपया पूछिए। चूंकि तुम शक्ति चाहते हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जब हम यहां से निकलेंगे और तुम ड्रैगन फीनिक्स पैलेस वापस जाओगे तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। आदित्यनंद स्तब्ध रह गया और पूछने से नहीं रोक पाया, क्यों? मेरे अपने कारण हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, क्या तुम सहमत हो? लेकिन सीनियर, चूंकि आप यहां के अवरोध को खोल सकते हैं, आपका हमारे संप्रदाय के साथ गहरा संबंध होना चाहिए, और पैलेस मास्टर और संप्रदाय के एल्डर्स निश्चित रूप से आपके। अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि वे मेरे बारे में जानें। जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हारे पैलेस मास्टर से मिलकर सब कुछ समझाऊंगा, अर्जुन ने बेपरवाही से उत्तर दिया। अर्जुन अभी भी नाइन हेवंस होली लैंड की समस्याओं से निपट रहा था, इसलिए अगर वह अब ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के मामलों में शामिल हो जाता तो संभवतः वह अधिक काम के कारण आराम नहीं कर पाता। हालांकि चूंकि फीनिक्स नेस्ट में अग्निशिखा महारानी की विरासत थी, इसलिए उसे एक दिन सुवर्णा के साथ यहां वापस आना ही होगा। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि आदित्यनंद ही था जिसने इस गठन को खोला था, और इस युवक की शक्ति को बढ़ाने से अर्जुन को सच्चाई छुपाने में मदद मिलेगी, बशर्ते आदित्यनंद कुछ न बताए। अर्जुन इस लड़के को कुछ हद तक पसंद करता था, इसलिए वह अपना रहस्य छुपाने के लिए उसे मारना नहीं चाहता था। अर्जुन के पास जो संसाधन थे उनके साथ एक युवक को प्रशिक्षित करना सरल था। भले ही आदित्यनंद की प्रतिभा सामान्य हो, अर्जुन के पास उसे सुधारने के तरीके थे। इसके अलावा ये लड़का अर्जुन के समान यांग गुण वाली गुप्त कला का अभ्यास करता था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि उनका मूल समान था। बशर्ते आदित्यनंद सहमति दे देता, वह एक अद्भुत अवसर प्राप्त कर सकता था जो दूसरों के लिए अकल्पनीय था। कुछ समय सोचने के बाद आदित्यनंद ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि सीनियर को ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक महत्वपूर्ण कारण होगा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, क्या सीनियर का हमारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा है? बिल्कुल नहीं, अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा, तो मैं वादा करता हूं कि आपके अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छा, अर्जुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। 2 महीने बीत गए। अर्जुन के साथ रह रहे आदित्यनंद की शक्ति में तेजी से सुधार हुआ था। केवल 2 महीनों में वो 7वीं स्तर के सच्चे तत्व सीमा से चरम सच्चे तत्व सीमा तक पहुंच गया था। आदित्यनंद आनंदित था। इस वर्ष वह केवल 15 वर्ष का था और उसकी प्रतिभा केवल औसत से थोड़ी ही बेहतर थी। यदि वो पहले की गति से साधना करता तो चरम सच्चे तत्व सीमा तक पहुंचने में उसे कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय लगता। लेकिन अब उसने यह उपलब्धि केवल 2 महीनों में ही हासिल कर ली थी। उसे पता था कि इसका सारा श्रेय अर्जुन सरनेम वाले सीनियर को जाता था, जिसके कारण आदित्यनंद अर्जुन के प्रति और अधिक सम्मानजनक हो गया। पिछले 2 महीनों में इस सीनियर ने केवल आदित्यनंद को साधना के लिए कुछ क्रिस्टल पत्थर दिए थे और हर दिन उसे एक बूंद अज्ञात औषधीय तरल पिलाया था। आदित्यनंद को नहीं पता था कि इस औषधीय तरल में क्या रहस्य छिपे थे, लेकिन 2 महीने तक इसे लेने के बाद उसे लगा जैसे वह पुनर्जन्म ले चुका हो। उसका शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली और लचीला हो गया था और वह महसूस कर सकता था कि उसकी नाड़ियां मजबूत और विस्तारित हो गई थी। हालांकि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि उसकी सच्ची क्यूई की शुद्धता और समृद्धि अब पहले से दोगुनी हो गई थी। जब उसकी सच्ची क्यूई उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होती थी तो आदित्यनंद कुछ सूक्ष्म बहने की आवाजें भी सुन सकता था। ये सभी संकेत थे कि वह अधिक शक्तिशाली हो गया था। इस सब का सबसे स्पष्ट प्रमाण आदित्यनंद द्वारा साधना के दौरान क्रिस्टल पत्थरों की खपत थी। पहले आदित्यनंद को एक क्रिस्टल पत्थर की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने में 5 या 6 दिन लगते थे, लेकिन अब उसे एक क्रिस्टल पत्थर को अवशोषित करने में एक पूरा दिन भी नहीं लगता था, और यह खपत दर धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। सौभाग्य से ये सीनियर अर्जुन अत्यधिक धनी प्रतीत होता था, इसलिए आदित्यनंद को क्रिस्टल पत्थरों की खपत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हर बार सीनियर अर्जुन उसे क्रिस्टल पत्थरों का एक ढेर दे देता था, और जब आदित्यनंद के पास पत्थर खत्म हो जाते थे तो सीनियर अर्जुन बस उसे और दे देता था। इस सब के अलावा सीनियर अर्जुन ने आदित्यनंद को साधना में सहायता के लिए कई अलग अलग गोलियां भी प्रदान की। चाहे वह रहस्यमय ग्रेड की गोलियां हों या आध्यात्मिक ग्रेड की गोलियां, ऐसा लगता था कि इस सीनियर अर्जुन के पास उनकी अंतहीन आपूर्ति थी। आदित्यनंद अपनी कृतज्ञता को भी व्यक्त नहीं कर सकता था। आदित्यनंद समझ गया था कि हालांकि इस सीनियर ने उसे कोई शक्तिशाली या गहन गुप्त कलाएं या मार्शल कौशल नहीं सिखाए थे, वह वास्तव में उसके शरीर को मौलिक रूप से सुधार रहा था और उसकी काया और प्रतिभा को बढ़ा रहा था। इस तरह का अवसर आदित्यनंद को उसके पूरे जीवन भर लाभान्वित करेगा।
क्या यह उन पौराणिक सौभाग्यशाली मुठभेड़ों में से एक है? आदित्यनंद ने खुद से उत्साहित होकर सोचा। जब वो ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में था तो आदित्यनंद ने अक्सर अपने आसपास के मास्टर्स से इस तरह की सौभाग्यशाली मुठभेड़ों के बारे में बातें सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजों की तलाश नहीं की जा सकती थी और वे मूल रूप से संयोगवश होती थी, लेकिन जो लोग भाग्यशाली होते थे और उन्हें प्राप्त कर लेते थे, वे ड्रैगन के द्वार को पार कर आकाश में उड़ सकते थे। बेशक आदित्यनंद ने केवल ये सोचा था कि ऐसी चीजें अफवाह और किंवदंती की सामग्री थी और उसने अपने सीनियर्स की बकवास को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसी अच्छी चीज का सामना इतनी आसानी से कैसे कर सकता था? लेकिन अब आदित्यनंद अपने साथ हो रही हर चीज को कैसे वर्णित कर सकता था, सिवाय एक सौभाग्यशाली मुठभेड़ के? आदित्यनंद के दिल में वो चुपके से खुश था कि वो ड्रैगन घाटी में प्रवेश करने वाला अंतिम शिष्य था और फिर उस अज्ञात शक्ति द्वारा इस सुनहरी दुनिया में खींच लिया गया था। वह इस बात से अत्यधिक प्रसन्न था कि उसकी मुलाकात सीनियर अर्जुन जैसे अच्छे व्यक्ति से हुई थी। आदित्यनंद अपने स्वयं के उज्ज्वल भविष्य को अपनी ओर इशारा करते हुए देख सकता था। इस तरह आदित्यनंद ने अपनी साधना में और अधिक प्रयास डालना शुरू कर दिया, एक पल के लिए भी आलस्य नहीं करने का साहस किया। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता था और आदित्यनंद इस बात से भयभीत था कि वह सीनियर अर्जुन द्वारा दिखाए गए ध्यान को सही ठहराने में विफल हो जाएगा। आदित्यनंद इससे अधिक कुछ नहीं चाहता था कि वह खुद का क्लोन बना सके ताकि वह दोगुनी तेजी से साधना कर सके और बिना सोए या खाए। अर्जुन ने आदित्यनंद के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया और जो उसने देखा उससे बहुत संतुष्ट था। इस युवक में दृढ़ता, संकल्प और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाकारिता और सहनशीलता थी। अर्जुन समय बीतने के साथ उसके प्रति और अधिक स्नेह महसूस करने लगा। मूल रूप से अर्जुन केवल आदित्यनंद को उसके होंठ सील करने के भुगतान के रूप में कुछ छोटे लाभ देना चाहता था, लेकिन इस लड़के को साधना में इतना प्रयास करते हुए देखकर अर्जुन जल्दी उसे प्रशिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने लगा। हर दिन अर्जुन आदित्यनंद को मायरियट ड्रग लिक्विड की एक बूंद देता था और साथ ही क्रिस्टल पत्थर और रहस्यमय ग्रेड और आध्यात्मिक ग्रेड की गोलियां देता था, जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी संकोच के परिष्कृत किया था। जो कोई भी कड़ी मेहनत करता है उसे ऐसे अवसर मिलने चाहिए। अर्जुन अक्सर उन सभी कठिनाइयों के बारे में सोचता था जिनका उसे अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने के पथ पर सामना करना पड़ा था और इस लड़के की मदद करने की इच्छा को रोक नहीं पाता था। जो दुर्लभ था वह ये था कि केवल एक युवा बच्चा होने के बावजूद आदित्यनंद वास्तव में समझता था कि आराम और विश्राम साधना के आवश्यक हिस्से थे। चरम सच्चे तत्व सीमा तक पहुंचने और कुछ समय तक साधना करने के बाद आदित्यनंद एक प्रकार की बाधा का सामना करता था और तुरंत पीछे हट जाता था, बजाय बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के। वह अर्जुन को अल्केमी करते हुए देखने में समय बिताता था और साथ ही मार्शल डाउ के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का सक्रिय प्रयास करता था। एक सच्चे तत्व सीमा के साधक का अमर आरोहण सीमा तक पहुंचना वास्तव में एक बड़ी बाधा थी। अर्जुन स्वयं अपनी साधना में इस बिंदु पर कुछ समय तक अटका हुआ था और इससे निपटने के तरीके में स्वाभाविक रूप से बहुत अनुभवी था। आदित्यनंद को कुछ छोटी अंतर्दृष्टि पारित करने से तुरंत उसकी आंखें चमक उठती थी, जिसके कारण वह युवक अक्सर लंबे समय तक चिंतन में बैठ जाता था और फिर एक बार फिर से साधना शुरू कर देता था। समय बीतता रहा। एक दिन जब अर्जुन अल्केमी में डूबा हुआ था, उसने अचानक देखा कि उसके बगल में आदित्यनंद एक सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन दे रहा था और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका, अपने हाथों की गति को रोक दिया और युवक को गहराई से देखने लगा। अब आदित्यनंद के लिए अपना ज्ञान सागर खोलने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, सब कुछ उसके अपने प्रयासों पर निर्भर था। उसके ज्ञान सागर को खोलने की प्रक्रिया में कुछ दिन लगे, जिससे अर्जुन आदित्यनंद के संकल्प और दृढ़ता को पूरी तरह से समझ सका। हर बार जब वह लगभग विफल होने वाला होता था, आदित्यनंद केवल इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़ जाता था। अचानक आदित्यनंद की आंतरिक दुनिया के अंदर अनंत शून्य फट गया और एक अदृश्य स्थान प्रकट हुआ, क्योंकि उसकी आभा में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए। अमर आरोहण सीमा। वह अंततः सफल हो गया था। अर्जुन ने हल्की सांस ली। वह इस लड़के के साथ इतने दिनों से था, उसके द्वारा किए गए प्रयासों को देख रहा था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन आशा करता था कि आदित्यनंद सफल होगा। सौभाग्य से लड़का सफल हो गया था। आदित्यनंद का ज्ञान सागर खाली था, पूरी तरह से अर्जुन के विपरीत जब वह पहली बार अमर आरोहण सीमा तक पहुंचा था। अर्जुन ने सच्चे तत्व सीमा पर रहते हुए ही अपनी दिव्य अनुभूति का विकास कर लिया था, इसलिए जब उसने अपना ज्ञान सागर खोला तो उसके पास पहले से ही प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो एक विशाल सागर बनाने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर आदित्यनंद को आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करनी थी और खरोंच से अपना ज्ञान सागर बनाना था। सीनियर। आदित्यनंद का चेहरा खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि वह उत्साहित होकर बोला, मैं सफल हो गया। अमर आरोहण सीमा। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या तुमने पहले की तुलना में अंतर महसूस किया है? हाँ, यहां तक कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तब भी मैं अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता हूं। अच्छा,
जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा अधिक शक्तिशाली होती जाएगी, तुम्हारी संवेदनशीलता की दूरी और जिस विस्तार से तुम चीजों को देख पाओगे वो भी बढ़ेगा। तुम्हारी वर्तमान आत्मा हवा में एक मोमबत्ती की तरह है, इसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करो। हाँ, आदित्यनंद ने सकारात्मक और सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया, जल्दी से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें खोली और हकलाते हुए बोला, लेकिन सीनियर, मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना कैसे करते हैं। मास्टर ने मुझे ये कभी नहीं सिखाया। जब आदित्यनंद ने ड्रैगन घाटी में प्रवेश किया था तो वो केवल सच्चे तत्वसीमा के 7वें स्तर का साधक था। शशांक वर्मा के अनुमान के अनुसार आदित्यनंद को अमर आरोहण सीमा तक पहुंचने में कम से कम 2 और साल लगेंगे, इसलिए उसने अभी तक युवक को आत्मा की साधना के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया था। ये सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। कुछ पल अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने इस क्षेत्र में अपनी स्वयं की प्राप्तियों और अनुभवों को युवक को पारित करना शुरू कर दिया। आदित्यनंद ने ध्यान से सुना और बार बार सिर हिलाया। अच्छा, आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करने का सबसे अच्छा तरीका एक आत्मा प्रकार की कलाकृति को परिष्कृत करना है। यह न केवल तुम्हारी युद्ध क्षमता को बढ़ाता है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी मजबूत करता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, संयोग से मेरे पास एक आत्मा प्रकार की कलाकृति है जो तुम्हारे उपयोग के लिए काफी उपयुक्त है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपनी हथेली खोली और एक नाजुक छोटी तलवार निकाली। ये छोटी तलवार एक कलाकृति थी जिसे अर्जुन ने इनहेरिटेंस वॉर में भाग लेते समय प्राप्त किया था और यह अब कई वर्षों से उसके साथ थी। हालांकि ये केवल एक स्वर्गीय ग्रेड शीर्ष श्रेणी की कलाकृति थी और अर्जुन की शक्ति में सुधार के साथ इसके उपयोग के अवसर कम और कम होते जा रहे थे। आदित्यनंद ने जल्दी से हाथ हिलाया, सीनियर, आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। ये कलाकृति, यह मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है। ये केवल स्वर्गीय ग्रेड शीर्ष श्रेणी की है, इसे रखना केवल बर्बादी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही है। अर्जुन को ऐसा कहते सुनकर आदित्यनंद एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर खुद को संभाला, हाथ बढ़ाया और सम्मानपूर्वक अपने हाथ आगे किए। सीनियर के उपहार के लिए बहुत धन्यवाद। आदित्यनंद सीनियर के नाम को शर्मिंदा नहीं करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। अर्जुन मुस्कुराया, तलवार से अपनी आत्मा का निशान मिटा दिया और कहा, इसे ध्यान से परिष्कृत करो। जब तुम इस कलाकृति को अपने ज्ञान सागर में ले जा सकोगे तो तुम मूल रूप से पूर्ण हो जाओगे। हाँ, आदित्यनंद ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से छोटी तलवार को परिष्कृत करने में लग गया। अर्जुन ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और गोलियां बनाना फिर से शुरू कर दिया। लंबे और कठिन परिश्रम के बाद अर्जुन की अल्केमी की दक्षता अंततः एक बार फिर आगे बढ़ गई थी और अब वो लगातार संत ग्रेड की गोलियां बना सकता था। वो एक संत ग्रेड निम्न श्रेणी का अल्केमिस्ट बन गया था। वो प्राचीन डेमन कबीले को मुक्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने से केवल एक छोटी श्रेणी दूर था। पूरी दुनिया में भी ज्यादा संत ग्रेड के अल्केमिस्ट नहीं थे। ग्रैंड बोल्डर सिटी के देवन ने भी अल्केमी में इस स्तर को प्राप्त कर लिया था। उनका जहां भी जाते थे सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाता था और वर्तमान में वह अल्केमिस्ट गिल्ड की ग्रैंड बोल्डर सिटी शाखा के सम्मानित प्रबंधक के रूप में सेवा करते थे। अर्जुन की वर्तमान कौशल और साधनों के साथ यदि वो चाहता तो वो भी इसी तरह का व्यवहार प्राप्त कर सकता था। हालांकि अल्केमी हमेशा अर्जुन के लिए एक सहायक पीछा रही थी, मार्शल डाओ की समझ को व्यापक बनाने का एक तरीका। अर्जुन की एकमात्र इच्छा मार्शल डाओ के शिखर का पीछा करना था। अल्केमी का अध्ययन करके अर्जुन ने अपने प्रज्वलित ज्ञान सागर के संबंध में कई अंतर्दृष्टियों की खोज की थी और साथ ही कई प्रश्नों को भी जिन पर उसे विचार करने की आवश्यकता थी, जिससे वह इसे संचालित करने में अधिक और अधिक कुशल होता जा रहा था। हालांकि वह अभी केवल एक संत ग्रेड निम्न श्रेणी का अल्केमिस्ट था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यदि वह मायरियड ड्रग लिक्विड और सहायक आध्यात्मिक सरणियों का उपयोग करता तो उसके पास संत ग्रेड मध्यम श्रेणी की गोलियां बनाने का मौका होता। सुनहरी ऊर्जा सागर द्वारा बनाई गई दुनिया अभी भी अर्जुन और आदित्यनंद के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थी और अर्जुन की पीठ पर टैटू से प्रकट हुआ छोटा सुनहरा ड्रैगन अभी भी इस ऊर्जा को निगल रहा था। इसका शरीर दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे ये सुनहरा ड्रैगन इस सुनहरी ऊर्जा को ग्रहण करता था वैसे वैसे यह एक भव्य और विस्मयकारी आभा भी देने लगा था। अर्जुन कोई जल्दी में नहीं था और बस अपने स्वयं के काम में लगा रहा। हाल ही में अर्जुन के पास अपनी स्वयं की साधना का पीछा करने का कोई समय नहीं था, इसलिए यह वास्तव में एक स्वागत योग्य अवसर था। सुनहरे ड्रैगन की तरह आदित्यनंद ने भी तेजी से विकास दिखाया। मायरियड ड्रग लिक्विड द्वारा उसकी काया में सुधार होने के बाद साधना करना उसके लिए बहुत सरल और आसान हो गया था। छोटी तलवार जो अर्जुन ने आदित्यनंद को दी थी उसे परिष्कृत करने में युवक को लगभग 1 महीने का समय लगा और इसकी शक्ति के साथ प्रयोग करने के बाद वो जल्द ही इससे प्यार करने लगा। आदित्यनंद का वर्तमान ज्ञान सागर अब आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अच्छा संचय भी रखता था। हर दिन वह कई क्रिस्टल पत्थर और कीमती गोलियों का सेवन करता था और जब भी उसे अपनी साधना में कोई ऐसी समस्या आती थी जिसे वह हल नहीं कर पाता था
तो उसे केवल सीनियर अर्जुन से परामर्श करना होता था ताकि उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आदित्यनंद को लगता था कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था और अब वह अर्जुन को अपना सम्मानित गुरु मानता था और उसका उसी तरह सम्मान करता था। एक दिन जब अर्जुन एक संत स्तरीय गोली का शोधन कर रहा था तो अचानक उसका माथा तन गया। उसने अनजाने में महसूस किया कि उसके दांतियान में संचित यांग तरल लगभग समाप्त हो चुका था। पिछली बार जब उसने यांग तरल की पूर्ति की थी, अर्जुन ने सोचा था कि यह कम से कम 1 दशक तक चलेगा, लेकिन अब उसे पता चला कि उसका अनुमान गलत था। हर बार जब वह अंतरिक्ष को चीरता था, उसे कुछ बूंदे यांग तरल की आवश्यकता होती थी। लगता था कि इस विधि में निपुण होने के लिए अर्जुन ने बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर लिया था। अब इसकी पूर्ति करने का समय आ गया था। सौभाग्य से अर्जुन के ब्लैक बुक स्पेस में 60-70 दिव्य वृक्ष के फल थे, जिनमें से प्रत्येक में अद्भुत मात्रा में यांग गुणवत्ता वाली ऊर्जा समाई हुई थी। अगर वह उन सभी का सेवन कर लेता तो वह अपने दांतियान को फिर से भर सकता था। दिव्य वृक्ष अब उसके ब्लैक बुक स्पेस में निवास करता था, और हालांकि इन फलों को पैदा करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, फिर भी उन्हें सिर्फ संग्रहित करके न खाना व्यर्थ होता, इसलिए अर्जुन ने संकोच नहीं किया। एक फल निकालकर अर्जुन ने उसे बड़े बड़े कौर लेकर खाना शुरू कर दिया। अर्जुन के चबाने की आवाज से आदित्यनंद की ध्यानावस्था टूट गई और उसने उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। आदित्यनंद अब एक अमर आरोहण क्षमता वाला साधक था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दिव्य वृक्ष का फल कितना असाधारण था। इसमें निहित यांग गुणवत्ता वाली ऊर्जा विशेष रूप से उसे आकर्षित कर रही थी। हालांकि आदित्यनंद अर्जुन के सामने लालची भावना प्रकट करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। जब वो अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान लगाने वाला था, अर्जुन ने अचानक उसकी ओर मुस्कुराते हुए फल का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम इस चीज को ज्यादा नहीं खा सकते। आदित्यनंद का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए फल के टुकड़े को लेकर मुंह में डाल लिया। लेकिन अगले ही पल आदित्यनंद की सच्ची की हिंसक रूप से उत्तेजित हो गई और उसकी त्वचा चमकदार लाल हो गई। उसके सभी रोमछिद्र खुल गए और अतिरिक्त गर्मी और ऊर्जा बाहर निकलने लगी, मानो वह फटने वाला हो। अर्जुन ने लड़के की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे इस संकट से स्वयं निपटने दिया। आदित्यनंद ने लापरवाही नहीं की और तुरंत अपनी गुप्त कला को तेजी से संचालित करना शुरू कर दिया ताकि शरीर में उत्तेजित हो रही विशाल ऊर्जा को अवशोषित कर सके। काफी देर बाद ही उसकी हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत हुई। इस समय आदित्यनंद जीवन से भरपूर लग रहा था और उसकी ऊर्जा भी स्पष्ट रूप से मजबूत हो गई थी, यहां तक कि उसका रंग भी अधिक चमकदार हो गया था। और चाहिए? अर्जुन ने पूछा। आदित्यनंद ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने जो छोटा सा टुकड़ा खाया था वो उसके दांतियान और नाड़ियों को फटने के कगार पर ले आया था। अर्जुन को उन्हें एक के बाद एक साधारण नाश्ते की तरह खाते देखकर बिना पलक झपकाए उसे फिर से एहसास हुआ कि उनके बीच का अंतर कितना बड़ा था। हालांकि यह फल निश्चित रूप से एक अच्छी चीज थी, आदित्यनंद को स्वयं का ज्ञान था और उसने प्राकृतिक रूप से अधिक मांगने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने जल्दी ही सभी 60-70 फलों को निगल लिया, जिससे उसके दांतियान में यांग तरल की बूंदों की संख्या कई सौ तक बढ़ गई। जैसे ही वह संतुष्टि से मुस्कुरा रहा था, अर्जुन का माथा अचानक तन गया और उसने तुरंत अपनी चेतना को ब्लैक बुक स्पेस में भेज दिया। क्या हुआ? विशाल दिव्य वृक्ष के सामने अपनी आत्मा की प्रतिमूर्ति प्रकट करते हुए अर्जुन ने पूछा। वहां कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे हैं, दिव्य वृक्ष ने उसे संदेश भेजा। अर्जुन को दिव्य वृक्ष प्राप्त हुए काफी समय हो चुका था और तब से उसकी चेतना काफी परिपक्व हो चुकी थी। अब उसे अर्जुन के साथ संवाद करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और वह स्पष्ट रूप से अपने विचार और अर्थ व्यक्त कर सकता था। कहाँ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे साथ आओ। दिव्य वृक्ष से एक सुनहरी रोशनी की लकीर निकली और एक निश्चित दिशा में उड़ने लगी, अर्जुन को ले जाते हुए। उसका पीछा करते हुए अर्जुन जल्दी ही ब्लैक बुक स्पेस के एक निश्चित स्थान पर पहुंच गया और चारों ओर देखकर उसका माथा तन गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना आ गई। यहां दिव्य वृक्ष ने उसे एक और संदेश भेजा, जबकि सुनहरी लकीर उस क्षेत्र का चक्कर लगा रही थी। हालांकि दिव्य वृक्ष के बताए बिना भी अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। यहां चारों ओर बिखरे हुए कई पत्थर के टुकड़े थे और कुछ कीमती अयस्क जो उसने संग्रहित किए थे अब गायब थे। विशेष रूप से तारों भरे आकाश से लाए गए दुर्लभ खनिजों की मात्रा स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। अर्जुन को याद था कि तारों भरे आकाश के तूफान के बाद उसने बड़ी मात्रा में कीमती अयस्क एकत्र किए थे और उन्हें यहां संग्रहित कर दिया था। बाद में उसने 9 आकाश पवित्र भूमि के खजाने से लिए गए अयस्कों को भी यहां ढेर कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोई चीज इन अयस्कों से सार को अवशोषित कर रही थी और केवल कुछ बेकार अशुद्धियां छोड़ रही थी। अर्जुन ने दिव्य वृक्ष की ओर उत्सुकता से देखा। कुछ समय पहले अर्जुन ने अनजाने में एक समान घटना देखी थी। उस समय उसने सोचा था कि यह दिव्य वृक्ष का काम था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि यह दिव्य वृक्ष का काम नहीं था,
क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि वो उससे झूठ बोल रहा था। तुम यहां पूरे समय रहे हो, क्या तुमने कुछ भी अनोखा देखा? अर्जुन ने सामने ढेर लगे अयस्कों से कोई सुराग न मिलने के बाद पूछा। कुछ नहीं, दिव्य वृक्ष ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैंने केवल महसूस किया कि यहां कुछ अजीब हो रहा है। इस पर नजर रखो, अगर कुछ मिले तो मुझे तुरंत बताना, अर्जुन ने कहा। उसके ब्लैक बुक स्पेस के अंदर इतनी अजीब घटना होने से अर्जुन बहुत भ्रमित हो गया था। इन अयस्कों में निहित सार बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकता था, जरूर कोई इसे अवशोषित कर रहा था। लेकिन जब दिव्य वृक्ष ने ऐसा नहीं किया तो सवाल यह था कि किसने या क्या किया। जब तक अर्जुन इस रहस्य को हल नहीं कर लेता तब तक उसे लगता कि उसके गले में हड्डी फंसी हुई है। दिव्य वृक्ष से हामी मिलने पर अर्जुन ब्लैक बुक स्पेस से बाहर आ गया और अपनी रसायन कला का अभ्यास जारी रखा। कई शांत दिन बीत गए इससे पहले कि अर्जुन को फिर से दिव्य वृक्ष का बुलावा महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आत्मा की प्रतिमूर्ति को ब्लैक बुक स्पेस में भेज दिया और पूछा, क्या तुमने कुछ खोजा? हाँ, दिव्य वृक्ष ने फिर से एक सुनहरी लकीर बाहर भेजी और दोनों अयस्कों के ढेर के पास उड़ गए। इससे पहले कि वह इशारा करता, ये हैं, मैंने महसूस किया कि ये धीरे धीरे उन पत्थरों के सार को अवशोषित कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। जिस दिशा में वह इशारा कर रहा था उसकी ओर देखते हुए अर्जुन कुछ पल के लिए अवाक रह गया। हालांकि अर्जुन ने पिछले कुछ वर्षों में एकत्र किए गए अयस्कों को यहां बेतरतीब ढंग से ढेर कर दिया था, फिर भी वह अपनी नज़र के दूसरे छोर पर देखे गए दो पत्थरों को पहचान गया और यहां तक कि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने उन्हें कब और कहां प्राप्त किया था, क्योंकि ये दो पत्थर आसपास बिखरे हुए अन्य पत्थरों की तुलना में काफी विशेष थे। ये दो गहरे काले गोल पत्थर थे। इन दो पत्थरों में से पहला पत्थर उस प्राचीन गुफा के अंदर मिला था जहां आत्मा भक्षक कीड़े रहते थे। उस समय अर्जुन पहली बार उड़ते आकाश संप्रदाय की ओर जा रहा था और नीलदीप और इंद्रावती के साथ इस प्राचीन गुफा मंडप का अन्वेषण करने के लिए एक चक्कर लगाया था। उसके मार्शल अंकल और मार्शल आंटी गुफा की गहराई से कुछ खजाने लाए थे, जिनमें से एक ये गहरा काला गोल पत्थर था जो अंततः अर्जुन द्वारा संग्रहित कर लिया गया था। अर्जुन ने दूसरा गहरा काला गोल पत्थर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में प्राप्त किया था। 1000 साल के दानवीय फूल के खिलने का इंतजार करते हुए दुर्गेश और मीना ने उसे एक रसायन कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूर किया था, जिसमें उसने अंततः पहला पुरस्कार जीता था और साथ ही दुर्गेश के संत स्तरीय रसायनज्ञ सहयोगियों के ब्रह्मांडीय थैलों से 2 खजाने चुनने का अधिकार भी प्राप्त किया था। क्योंकि दोनों गहरे काले गोल पत्थर बहुत समान, लगभग एक जैसे थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन का ध्यान खींचा था और उसने कुछ समय तक उनकी सावधानीपूर्वक जांच की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके प्रयासों के बावजूद उसे उनके बारे में कुछ भी उपयोगी नहीं पता चला था। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक बुक स्पेस में होने वाली इस अजीब घटना का अपराधी वास्तव में ये दोनों पत्थर थे। किस तरह का अजीब पत्थर अन्य दुर्लभ अयस्कों के सार को अवशोषित करता है? अर्जुन ने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा, लेकिन अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। कुछ देर तक दोनों पत्थरों को अपनी दिव्य इंद्रिय से फिर से जांचने के बाद अर्जुन का माथा थोड़ा तन गया। उसने पाया कि दोनों गहरे काले गोल पत्थरों की सतह पर कुछ सुंदर नक्काशी मानव शरीर की नाड़ियों की तरह प्रकट हो गई थी। दुर्भाग्य से ये नक्काशियां केवल रुक रुक कर दिखाई दे रही थी, मानो उन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाया गया हो या घिस दिया गया हो। इस खोज ने अर्जुन को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। जब उसने पहली बार ये दोनों गहरे काले गोल पत्थर प्राप्त किए थे तो उसने उनकी विस्तृत जांच की थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई नक्काशी प्रकट नहीं हुई थी। अब जो नाजुक और कुछ हद तक अस्पष्ट नक्काशियां दिखाई दी थी वे स्पष्ट रूप से इन पत्थरों द्वारा आसपास के अयस्कों के सार को अवशोषित करने से संबंधित थी। इसके अलावा अभी अर्जुन ने पता लगाया कि इन नक्काशियों के माध्यम से कुछ असामान्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो एक साधक की नाड़ियों में बहने वाली सच्ची की के समान थी। ये दोनों पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का रहस्य छिपाए हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने फिलहाल इस मामले को टालने का फैसला किया। ब्लैक बुक स्पेस के अंदर हो रही गड़बड़ी के बारे में जानने के बाद वह अब अत्यधिक चिंतित नहीं था और बस दिव्य वृक्ष से इन दोनों पत्थरों पर नजर रखने को कहा, इससे पहले कि वह अपनी चेतना वापस ले लेता। अर्जुन को धुंधला सा एहसास हुआ कि ये दोनों अजीब पत्थर साधारण नहीं थे और अगर वह उन्हें खनिज सार अवशोषित करने देता रहा तो अंततः कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो जाएंगे। ये दोनों पत्थर अन्य खनिजों का सार अवशोषित करके निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगे, जिसका अर्थ था कि भविष्य में अर्जुन उनका उपयोग और भी शक्तिशाली कलाकृति बनाने के लिए कर सकता था। अपनी आंखें खोलकर अर्जुन ने चारों ओर देखा और देखा कि सुनहरा ड्रैगन अभी भी आसपास की सुनहरी ऊर्जा का सेवन कर रहा था और उसे समाप्त होने में अभी कुछ समय लगेगा। उसने ये भी देखा कि आदित्यनंद अभी भी पास में कठिन परिश्रम से साधना कर रहा था और इसलिए अर्जुन ने फिर से रसायन कला का अभ्यास शुरू कर दिया। पवित्र कब्र के अंदर अर्जुन ने दानव देवता के सुनहरे रक्त की एक बूंद का शोधन किया था और महान दानव देवता की आत्मा विभाजन दिव्य क्षमता प्राप्त की थी। तब से अर्जुन इस दिव्य क्षमता का अभ्यास कर रहा था और अपने 6 रंगीय आत्मा तापमान कमल के कारण
जो लगातार उसकी आत्मा और आत्मा प्रतिकृति को पोषित करता था, उसने अच्छी प्रगति की थी। इस समय अर्जुन ने आत्मा विभाजन के अभ्यास के लाभों को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। जब कोई इस दिव्य क्षमता को महान उपलब्धि के स्तर तक पहुंचाता है, तो यह ऐसा होगा मानो उसके पास दो आत्माएं हों और इस प्रकार वह दूसरों की तुलना में दोगुनी तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास कर सकेगा। अर्जुन ने कभी भी ऐसी कोई गुप्त कला के बारे में नहीं सुना था जो आध्यात्मिक ऊर्जा के अभ्यास की गति में इस तरह की वृद्धि की तुलना कर सके। हालांकि अर्जुन अभी तक ऐसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा प्रतिकृति के अस्तित्व के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए उसने अपनी आत्मा प्रतिकृति का अभ्यास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस उम्मीद में कि एक दिन यह अपनी पूरी भूमिका निभा सकेगी। एक बार जब वह आत्मा विभाजन को अपने चरम पर पहुंचा लेगा, जब तक वह इसके लिए उपयुक्त शरीर ढूंढ लेता, तो वह अपनी आत्मा प्रतिकृति को अपने ज्ञान सागर से अलग करके इस दूसरे रूप में प्रत्यारोपित कर सकता था, जिससे वह एक साथ दो स्थानों पर हो सकता था या अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना किसी खतरनाक क्षेत्र का अन्वेषण कर सकता था। अर्जुन ने पवित्र कब्र के अंदर पिछले पवित्र मास्टर से प्राप्त चांदी के पत्ते संत स्तरीय शीर्ष श्रेणी की कलाकृति का भी शोधन शुरू कर दिया था। ये चांदी का पत्ता रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था और इसका शोधन करना बेहद कठिन था। सौभाग्य से अर्जुन के पास पर्याप्त समय था और वो जल्दी में नहीं था। ब्लैक बुक स्पेस में गड़बड़ी के स्रोत की पुष्टि करने के बाद अर्जुन हर कुछ दिनों में इन दोनों गहरे काले गोल पत्थरों की जांच करता था कि वे किस प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहे थे। समय बीतने के साथ उनकी सतह पर बनी नाजुक नक्काशियां और अधिक स्पष्ट और सुसंगत हो गई। हालांकि इसकी कीमत यह थी कि अर्जुन द्वारा एकत्र किए गए अधिकांश खनिज अवशेषों में बदल गए थे। तारों भरे आकाश और नौ आकाश पवित्र भूमि से एकत्र किए गए अयस्कों के ढेर में से केवल आधे ही बचे थे। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो एक साल के भीतर ये दोनों पत्थर ब्लैक बुक स्पेस के हर अयस्क को समाप्त कर देंगे। सुनहरी ऊर्जा के सागर के अंदर, चाहे वह अर्जुन हो या आदित्यनंद, दोनों ने समय के बीतने का हिसाब खो दिया था क्योंकि वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कभी कभी दोनों अपने काम रोककर आराम करते और बातचीत करते, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से अपने काम में लग जाते, एक दूसरे को परेशान नहीं करते। बीतने वाले दिन किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हुए थे, बल्कि वे काफी उत्पादक और सार्थक थे। अर्जुन और आदित्यनंद दोनों ने इस अप्रत्याशित दुर्घटना से भारी वृद्धि और लाभ प्राप्त किया था। ड्रैगन घाटी एक सच्चे ड्रैगन की तरह जमीन पर लहराती हुई प्रतीत होती थी। साल भर यहां घना कोहरा छाया रहता था, जिसके कारण सबसे शक्तिशाली महारथी भी इसकी गहराई में झांक नहीं पाते थे। शुरुआत में ड्रैगन घाटी के आसपास ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के कई महारथी छिपे हुए थे और लगातार पहरा दे रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ ये महारथी एक एक करके यहां से चले गए। अब घाटी के मुहाने पर केवल पैलेस मास्टर चंद्रपाल ही मौजूद थे। इस समय चंद्रपाल धुंध से घिरी पहाड़ी घाटी की ओर चिंतित नजरों से देख रहे थे और एक गहरी सांस लेकर आ भरी। 2 साल पहले जब आदित्यनंद नाम के शिष्य ने सदियों से सोई हुई ड्रैगन घाटी के बाधा को सक्रिय किया और स्वर्णिम ड्रैगन के दर्शन कराए, तो पूरा ड्रैगन फीनिक्स पैलेस खुशी से झूम उठा था। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी शीर्ष नेताओं की नजरें लगातार यहां टिकी हुई थी। उन्हें लगा कि अब उनका संप्रदाय एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश करने वाला है और एक दिन तोंग जुवान दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों के साथ खड़ा होगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी घाटी के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि लोगों को अंदर से आने वाली शक्तिशाली ऊर्जा के संकेत मिल रहे थे, लेकिन आदित्यनंद नाम का वो शिष्य अभी तक वापस नहीं लौटा था। धीरे धीरे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। हालांकि कोई भी पैलेस मास्टर चंद्रपाल के सामने इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन चुपचाप सभी इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि आदित्यनंद नाम का वो शिष्य शायद किसी विपत्ति का शिकार हो गया होगा। वो महज 7वीं चरण के ट्रू एलिमेंट बाउंड्री का एक युवक था। इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद ये लगभग तय था कि वो ड्रैगन घाटी में भूख से मर गया होगा। स्वर्णिम प्रकाश से भरे समुद्र को देखते हुए चंद्रपाल ने एक बार फिर आ भरी। पैलेस मास्टर स्वर्ण प्रभा, जो चंद्रपाल की साथी थी और अब भी यहां बची हुई कुछ लोगों में से एक थी, ने सांत्वना देते हुए कहा, जिस शिष्य ने इस बाधा को खोला है उसे निश्चित ही कोई बड़ा वरदान मिला होगा। वो जरूर सुरक्षित है। चंद्रपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, उनका चेहरा और भी उदास हो गया। स्वर्ण प्रभा ने मजबूरन एक बार फिर आ भरी और फिर पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। चंद्रपाल के अलावा जो एकमात्र व्यक्ति था जिसने पूरे 2 साल तक यहां इंतजार करने पर जोर दिया था, वह था ये बूढ़ा आदमी। वह एल्डर शशांक वर्मा था, आदित्यनंद का गुरु। एल्डर शशांक में कोई विशेष शक्ति या योग्यता नहीं थी। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में उनका एल्डर का खिताब उनकी उम्र की वजह से दिया गया था, न कि उनके पद के कारण। पहले उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और अधिकांश लोग उनकी उपेक्षा करते थे।
लेकिन 2 साल पहले जब आदित्यनंद ने अचानक घाटी के बाधा को सक्रिय किया तो शशांक वर्मा का दर्जा एकदम से बढ़ गया। अब हर एल्डर उन्हें सम्मानपूर्वक नमस्कार करता था, जिससे उन्हें ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के अंदर अभूतपूर्व स्वतंत्रता और सम्मान मिलने लगा। लेकिन अब कोई भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था। चंद्रपाल और शशांक वर्मा घाटी के गहरे हिस्से की ओर देखते हुए एक साथ खड़े थे, लगातार आहें भरते हुए, और उनके चेहरे पर दुख के भाव साफ झलक रहे थे। तभी एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर बढ़ा। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के एल्डर ललितेश जल्दी से वहां पहुंचे और चंद्रपाल के चेहरे के भाव को देखा, फिर स्वर्णप्रभा की ओर मुड़े। स्वर्णप्रभा ने धीरे से सिर हिलाया, उनकी सुंदर आंखों में एक असहाय उदासी भरी हुई थी। ललितेश तुरंत समझ गए, पिछली बार जब वे आए थे तब से ड्रैगन घाटी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। इन विचारों को दूर करते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, पैलेस मास्टर, एल्डर्स आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दो, परिणाम मुझे बता देना, चंद्रपाल ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्षमा करें पैलेस मास्टर, लेकिन इस मामले का निर्णय आपको व्यक्तिगत रूप से लेना होगा, नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करता, ललितेश ने अजीब स्थिति में जवाब दिया। चंद्रपाल का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, उनके चेहरे पर चिढ़ के भाव उभर आए। स्वर्णप्रभा ने जल्दी से कहा, आपको जाना चाहिए, आपने पिछले 2 सालों से संप्रदाय के किसी भी मामले में दखल नहीं दिया है। मुझे यहां ड्रैगन सम्राट के वापस आने का इंतजार करना होगा, चंद्रपाल ने दृढ़ता से कहा, स्वर्णप्रभा को बीच में ही टोकते हुए। स्वर्णप्रभा ने मजबूरन मुस्कुराने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है? अज्ञानी, ड्रैगन सम्राट वापस आएगा, हमें बस यह नहीं पता कि वह कब आएगा। चंद्रपाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। स्वर्णप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। एल्डर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप काम निपटा लेंगे उतनी जल्दी वापस आ सकेंगे। इस जगह को एल्डर शशांक और मेरे पर छोड़ दीजिए, अगर कुछ होता है तो हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे। चंद्रपाल ने अपनी पत्नी की ओर एक नजर डाली और फिर हल्के से सिर हिलाया, तो मैं तुम पर यह जिम्मेदारी छोड़ता हूं, ध्यान रखना कि इस जगह पर नजर रखी जाए। हाँ, स्वर्णप्रभा ने धीरे से सिर हिलाया, उनके मन में कुछ हद तक असहायता का भाव था। चंद्रपाल ने घाटी की गहराई की ओर एक आखिरी नजर डाली और फिर ललितेश के साथ जाने के लिए मुड़े। लेकिन उसी क्षण ड्रैगन घाटी, जो पूरे 2 साल तक शांत पड़ी थी, अचानक सक्रिय हो उठी। एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर ने सारे कोहरे को उड़ा दिया, जिससे घाटी अपने पूरे वैभव में प्रकट हो गई। अब घाटी के मुहाने पर खड़ा कोई भी व्यक्ति सीधे इसकी गहराई तक देख सकता था। चंद्रपाल के कदम तुरंत रुक गए और वह उत्तेजना से कांपने लगे, सांस रोके घाटी की ओर देखते रहे। निराश बैठे शशांक वर्मा भी अचानक उत्तेजित हो उठे, उनकी बूढ़ी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और उनकी झुर्रियों भरी हथेलियां मुट्ठियों में बंध गईं। कुछ हलचल हुई है, चंद्रपाल चिल्ला उठे। ललितेश, जो चंद्रपाल को बुलाने आए थे, भी वहीं रुक गए और संदेह से घाटी की गहराई की ओर देखने लगे, उनका मन भी खुशी से भर गया। हालांकि वो और अन्य एल्डर्स इस बात से नाराज थे कि पैलेस मास्टर जो ने पिछले 2 सालों से संप्रदाय के सभी मामलों को छोड़कर ड्रैगन घाटी के मुहाने पर जमे हुए थे, और कईयों को लगता था कि आदित्यनंद नाम का वो शिष्य बहुत पहले ही मर चुका होगा। लेकिन इस घटना को देखकर ललितेश के मन में भी उम्मीद जाग उठी। आखिरकार वह भी ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का हिस्सा था। ड्रैगन घाटी के अंत में स्वर्णिम समुद्र के अंदर स्वर्णिम ड्रैगन ने आसपास की सारी ऊर्जा को निगल लिया था और अब उसका पूरा शरीर चमकदार प्रकाश से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक सच्चा ड्रैगन बन गया हो और उसमें अंतहीन वैभव की छाप थी। ध्यानमग्न बैठे आदित्यनंद की आंखें अचानक खुल गईं और वह स्वर्णिम ड्रैगन की आंखों से सीधे टकरा गए। उसी पल आदित्यनंद को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने स्वर्णिम ड्रैगन की आंखों से संपर्क किया, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को जबरदस्ती उसके नॉलेज सी से बाहर निकालकर कुचल दिया गया हो। अर्जुन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और उसे स्वर्णिम ड्रैगन की नजरों से बचा लिया, जिससे आदित्यनंद तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर कर पाया। एक गर्जनादार ड्रैगन की दहाड़ ने आकाश को गूंजा दिया और स्वर्णिम ड्रैगन आकाश की ओर उड़ चला। आकाश में एक विस्फोट सा हुआ, इतना चमकदार प्रकाश फैला कि 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चौंधिया गईं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्णिम ड्रैगन हजारों सालों से फंसा हुआ था और अब आजाद होकर आकाश में उड़ रहा हो, खुशी से लहराते हुए। कुछ देर बाद स्वर्णिम ड्रैगन अचानक नीचे आया और अर्जुन से टकरा गया, अपने साथ एक विनाशकारी शक्ति लेकर। अर्जुन ने चीख लगाई जब स्वर्णिम ड्रैगन उसके शरीर में समा गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। इस पुनर्मिलन की भावना के साथ स्वर्णिम ड्रैगन ने अपने साथ एक अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा भी ला दी। इस ऊर्जा के विस्फोट से अर्जुन के सारे कपड़े चूर चूर होकर धूल में बदल गए।
अर्जुन ने तुरंत आदित्यनंद के चारों ओर कई ग्रैंड हेवनली शील्ड बना दिए, साथ ही अपनी सिल्वर लीफ नामक सेंट ग्रेड टॉप रैंक आर्टिफैक्ट को भी बाहर निकाला। सिल्वर लीफ तेजी से फैलकर आदित्यनंद को एक दूसरी सुरक्षा परत में लपेट गई। अगर अर्जुन ऐसा नहीं करता तो आदित्यनंद इस ऊर्जा विस्फोट का सामना नहीं कर पाता और तुरंत भस्म हो जाता। काफी समय बिताने के बाद अर्जुन ने आखिरकार इस आर्टिफैक्ट को परिष्कृत कर लिया था, जो 9 हेवंस होली लैंड के पिछले होली मास्टर का था। ये सिल्वर लीफ कई आकार और आकृतियां बदल सकती थी, जिससे ये हमला और बचाव दोनों के लिए बेहद उपयोगी थी। एक सेंट ग्रेड टॉप रैंक आर्टिफैक्ट के योग्य। कड़ाक, हड्डियों के टूटने की आवाज आई। अर्जुन की त्वचा पर कई दरारें आ गईं और खून बहने लगा, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र स्वर्णिम रंग से भर गया। सौभाग्य से डेमन गॉड गोल्डन ब्लड की शक्तिशाली उपचार शक्ति के कारण क्षतिग्रस्त हिस्से जल्दी ठीक होने लगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन के शरीर में घूम रही ऊर्जा रुक गई थी। क्षति और मरम्मत का एक चक्र बन गया। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने न केवल कोई संकट दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर उत्तेजना के भाव थे। जब स्वर्णिम ड्रैगन उसके शरीर में वापस लौटा और एक बार फिर स्वर्णिम ड्रैगन टैटू में बदल गया, तो अर्जुन को अचानक लगा कि उसके आसपास की दुनिया में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का प्रवाह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और विशिष्ट हो गया था। इस सब के बीच अर्जुन को लगा जैसे उसने हेवनली वे और मार्शल डाओ की एक झलक पाली है। जिन रहस्यों और सत्यों को वह पहले नहीं समझ पाया था, वे अब उसकी पहुंच में लग रहे थे। वहीं खड़े होकर अर्जुन ने अपने मन को शांत किया, आंखें बंद की और इस अद्भुत अनुभूति में डूब गया। अर्जुन के सिर के ऊपर हवा और बादल घूमने लगे, जैसे कोई विशाल शक्ति 100 किलोमीटर के दायरे की सारी विश्व ऊर्जा को खींच रही हो। इन विशाल हेवनली मैनिफेस्टेशन ने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी नेताओं का ध्यान खींच लिया, जिससे सभी ने अपना अपना काम छोड़कर ड्रैगन घाटी की ओर दौड़ पड़े। हर किसी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। चंद्रपाल और शशांक वर्मा, जो पूरे समय यहां पहरा दे रहे थे, ड्रैगन घाटी की गहराई की ओर चमकती आंखों से देख रहे थे। शशांक वर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हालांकि उनमें से कोई भी आदित्यनंद की ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि यह दृश्य उस युवक से जुड़ा होगा। शायद उसने ड्रैगन सम्राट की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था और अब किसी अंतिम परीक्षा का सामना कर रहा था। ये हिंसक ऊर्जा के उतार चढ़ाव किसी सफलता के संकेत हैं, ललितेश ने खुद से बुदबुदाया। स्वर्णप्रभा ने भी हल्के से सिर हिलाया। इसका प्रभाव किसी सेंट रियल्म में प्रवेश करने वाले व्यक्ति से कम नहीं है। जब चंद्रपाल सेंट रियल्म में पहुंचे थे, तब भी एक भव्य हेवनली मैनिफेस्टेशन हुआ था, लेकिन उसकी तुलना में यह दृश्य कहीं अधिक विशाल था। क्या ड्रैगन सम्राट की विरासत इतनी अद्भुत थी? जब आदित्यनंद 2 साल पहले ड्रैगन घाटी में प्रवेश किया था, तब उसकी साधना केवल ट्रू एलिमेंट 7 स्टेज तक पहुंची थी। अब तक वो किस स्तर पर पहुंच चुका होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संभव था कि वह सेंट रियल्म तक पहुंच गया हो, तो फिर वह इतनी हिंसक ऊर्जा तूफान का सामना कैसे कर पा रहा था? सभी के मन में अचानक चिंता उभर आई। चंद्रपाल ने अचानक गंभीरता से चिल्लाकर आदेश दिया, मेरा आदेश सुनो। संप्रदाय के बाहर 20 किलोमीटर के दायरे में एक नाकाबंदी बना दो। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आने पाए। अगर कोई घुसने की कोशिश करे, तो चाहे वह कोई भी हो, बिना किसी दया के मार डालो। यहां इतनी बड़ी हलचल होने से आसपास के महारथी आकर्षित होंगे। अगर किसी के मन में नए ड्रैगन सम्राट के प्रति दुर्भावना या लालच होगा, तो यह उनके लिए हस्तक्षेप करने का सही समय होगा। खासकर पास के फ्रोजन नेदर केव हेवन में 2 साल पहले ड्रैगन घाटी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद वे परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 साल की चुप्पी और आदित्यनंद के जीवित या मृत होने की अनिश्चितता के कारण उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। लेकिन आज इस हेवनली मैनिफेस्टेशन को देखकर वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चंद्रपाल के शरीर से निकलती गहरी हत्या की भावना को महसूस करते हुए ललितेश ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत व्यवस्था करने लगे। ड्रैगन सम्राट की विरासत अंततः फिर से प्रकट हुई है। ये 2 साल मैंने व्यर्थ में इंतजार नहीं किया। चंद्रपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। ड्रैगन घाटी की गहराइयों में अर्जुन विश्व ऊर्जा के समुद्र में शांत खड़ा था, मानो दोनों एक हो गए हों। यह अनुभव अर्जुन के लिए पूरी तरह नया था। उसके शरीर के भीतर की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और जल्द ही अपने चरम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन रुकने का कोई संकेत नहीं था। ये लगातार बढ़ती हुई सभी सीमाओं को पार कर गई। अर्जुन स्पष्ट रूप से जानता था कि वह एक सफलता के कगार पर था। उसकी पिछली सफलता को कई साल बीत चुके थे और स्वर्ण ड्रैगन को सुनहरी ऊर्जा के समुद्र को निगलने में समय लगने के कारण अर्जुन ने अपने प्रशिक्षण में कोई कोताही नहीं बरती थी। साथ ही औषधि विज्ञान का अध्ययन करते समय उसे कई नई समझ भी प्राप्त हुई थी।
ये कहा जा सकता था कि अभी सफलता प्राप्त करना पूरी तरह स्वाभाविक था और उसे कोई रुकावट नहीं आएगी। अर्जुन के चारों ओर विश्व ऊर्जा का तूफान उसके पहले से ही मजबूत शरीर और वास्तविक ऊर्जा को और भी परिष्कृत कर रहा था। उसके मांस और रक्त में अकल्पनीय शक्ति का संचार हो रहा था। अर्जुन आनंदित था। अपने बचाव को ढीला करते हुए उसने पूरी तरह से इस तीव्र विश्व ऊर्जा के अभिषेक में खुद को डुबो दिया। अधिकांश साधक सफलता के दौरान अपनी वास्तविक ऊर्जा या कलाकृतियों का उपयोग करते हैं ताकि इस प्रक्रिया में इकट्ठी होने वाली उग्र विश्व ऊर्जा से खुद को बचा सकें। हालांकि यह तरीका अधिक सुरक्षित है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाले लाभ भी कम हो जाते हैं। अर्जुन ने इसके ठीक विपरीत किया। उसने अपने अदम्य शरीर का उपयोग करके सीधे इस बाहरी आघात को सहन किया, अपने मांस और रक्त को चरम सीमा तक परिष्कृत किया, जिससे लाभों का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन गया। यही कारण है कि हर साधक अपनी नींव पर विशेष ध्यान देता है। जितनी मजबूत नींव होगी, भविष्य में उतने ही अधिक लाभ और ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकेंगी। अर्जुन की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। आदित्यनंद की ओर एक नजर डालते हुए, जो ग्रैंड हेवनली शील्ड्स और सिल्वर लीफ कलाकृति द्वारा सुरक्षित था, अर्जुन ने पुष्टि की कि युवक अप्रभावित था और अपनी अंतिम चिंता को दूर कर दिया। आकाश से विश्व ऊर्जा की एक लहर बिजली की तरह गिरी, जिसने एक भारी दबाव और गति लाई, जिससे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी लोगों के चेहरे डर से सफेद हो गए। इतनी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति को देखकर कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि आदित्यनंद सुरक्षित वापस लौट पाएगा। चंद्रपाल और शशांक वर्मा दोनों गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन थे। वे तुरंत घाटी की गहराई में जाकर करीब से देखना चाहते थे, लेकिन साथ ही चिंतित थे कि ऐसा करने से आदित्यनंद को परेशानी हो सकती है, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। इस समय ललितेश, जो सेक्ट के अवरोध की व्यवस्था करने गया था, ने सूचना दी कि पास के फ्रोजन नेदर केव हेवन वास्तव में इस स्थिति से सतर्क हो गए थे और 2 प्रथम कोटि के संतों के नेतृत्व में दुश्मन के स्वामी अब ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ रहे थे। चंद्रपाल का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों की गहराई में एक तीखी रोशनी चमक उठी। जब से ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का पतन शुरू हुआ था, फ्रोजन नेदर केव हेवन का उदय होना शुरू हो गया था। दोनों शक्तियों के बीच एक स्पष्ट घर्षण था, लेकिन प्रत्येक के पास संत क्षेत्र के स्वामी होने के कारण लगातार छोटी छोटी झड़पें होने के बावजूद अभी तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ था। सभी जानते थे कि एक बड़ी लड़ाई होने पर कोई भी पक्ष बिना क्षति के नहीं निकल पाएगा। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के पास केवल एक संत क्षेत्र का स्वामी चंद्रपाल था, लेकिन अगर यह जीवन मृत्यु का युद्ध बन जाता तो फ्रोजन नेदर केव हेवन को निश्चित रूप से अस्वीकार्य मात्रा में क्षति उठानी पड़ती। फ्रोजन नेदर केव हेवन द्वारा अचानक इस समय अपनी सभी शक्तियों को जुटाना चंद्रपाल के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वृद्ध शशांक, मैं यहाँ के सभी मामले आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगर आदित्यनंद सुरक्षित वापस आ जाता है, उसे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस से दूर ले जाइए और उसे बताइए कि हमारे सेक्ट का पुनरुत्थान उसी पर निर्भर करेगा। पैलेस मास्टर। शशांक वर्मा का चेहरा सफेद हो गया जब उसने समझा कि चंद्रपाल क्या करना चाहता है। ललितेश, स्वर्णप्रभा, मेरे साथ दुश्मन से मिलो। मैं देखना चाहता हूं कि उन्हें किस तरह की क्षमता प्राप्त है जिससे वे इतने धृष्टतापूर्वक मेरे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस पर आक्रमण करने का साहस करते हैं। चंद्रपाल चिल्लाया और आगे बढ़ गया। ललितेश और स्वर्णप्रभा भी उसका अनुसरण करने के लिए दौड़ पड़े। पहाड़ी घाटी के मुहाने पर अब केवल शशांक वर्मा ही रह गया था। घाटी की गहराई की ओर देखते हुए शशांक वर्मा और अधिक बेचैन हो गया। धीरे से बुदबुदाया, मूर्ख लड़का, अभी तक बाहर आने को तैयार नहीं? तुम सच में इस बूढ़े के दिल को तड़पाने में माहिर हो। ड्रैगन घाटी की गहराइयों में विश्व ऊर्जा आकाश से लगातार अर्जुन की ओर गिर रही थी, जो हर एक बूंद को खुले दिल से स्वीकार कर रहा था। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। ये स्थिति लगभग 1 घंटे तक चली, जिसके बाद घूमती हुई विश्व ऊर्जा पतली होने लगी और ड्रैगन घाटी को घेरने वाला भयानक वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया। अर्जुन के केंद्रित एक अदृश्य दबाव की लहर अचानक चारों ओर फैल गई। इस क्षण अर्जुन का शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस कर रहा था और एक आनंदमय अनुभूति उसके शरीर के हर इंच में फैल गई। मुट्ठियां बंद करते हुए अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। अपनी दिव्य समझ को फैलाते हुए अर्जुन ने पाया कि उसकी धारणा की सीमा और स्पष्टता भी काफी बढ़ गई थी। तीसरा कोटि पालौकिक क्षेत्र, संत क्षेत्र से केवल 1 कदम दूर, कई दसियों किलोमीटर दूर, अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ लोग लड़ रहे थे और वह भी एक तीव्र युद्ध था। इसमें 3 संत भी शामिल थे, जिससे अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था। अर्जुन ने अपना ध्यान वापस ले लिया और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जांच शुरू कर दी। स्वर्ण ड्रैगन का टैटू उसकी पीठ पर वापस आ गया था, लेकिन अब यह कहीं अधिक जीवंत था और वास्तव में लगातार उसकी त्वचा पर तैर रहा था, जो बाहरी पर्यवेक्षक के लिए काफी अजीब लग रहा था। साथ ही इस समय स्वर्ण ड्रैगन के टैटू में एक विशाल मात्रा में ऊर्जा समाहित लग रही थी, जिससे अर्जुन को भी कुछ घबराहट हो रही थी। इसमें एक गहन और राजसी वातावरण था जो अर्जुन के लिए परिचित था। राक्षस ऊर्जा।
राक्षस जाति के सदस्यों के संपर्क में आने और सीधे एक राक्षस जाति के वरिष्ठ से बात करने के कारण अर्जुन राक्षस ऊर्जा से अच्छी तरह परिचित था और इस समय उसके स्वर्ण ड्रैगन के टैटू से निकलने वाली ऊर्जा में वास्तव में राक्षस युवान ऊर्जा के निशान थे। अचानक अर्जुन को समझ आया, यहां छिपी विरासत वास्तविक ड्रैगन सम्राट की विरासत थी। वह और सुवर्णा ने जो इनहेरिटेंस हेवन के गुफा में प्राप्त किया था वह केवल एक प्रारंभिक ज्ञान था। केवल यहां आकर और छिपी हुई ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ही वे वास्तविक ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स साम्राज्य बन सकते थे। अर्जुन नहीं जानता था कि उसे ये सब अचानक कैसे समझ आया, लेकिन उसने सोचा कि इसका संबंध वास्तविक विरासत प्राप्त करने से हो सकता है। अपने आप को ध्यान से जांचने के बाद अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा था। ब्लैक बुक स्पेस से कपड़ों का एक सेट निकालकर पहनते हुए अर्जुन ने आदित्यनंद के चारों ओर की सुरक्षा परतों को हटा दिया। ग्रैंड हेवनली शील्ड्स टूट गए और सिल्वर लीफ कलाकृति को उसने वापस ले लिया। आदित्यनंद अभी भी अभी हुई घटना से कुछ हिला हुआ लग रहा था, लेकिन अर्जुन को देखकर उसने तुरंत मुट्ठियां बांध ली। मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अर्जुन ने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह पहले ही अगली दुनिया के लिए प्रस्थान कर चुका होता। यहां तक कि अगर वह कई दशकों तक कठिन अभ्यास भी करता तो भी वह ऐसी चौंकाने वाली शक्ति का विरोध नहीं कर पाता। एक छोटी सी बात, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर घाटी के मुहाने की ओर अपनी नजर घुमाते हुए आराम से कहा, बाहर एक प्रथम कोटि पालौकिक साधक तुम्हारा इंतजार कर रहा लगता है। प्रथम कोटि पालौकिक? आदित्यनंद आश्चर्यचकित हुआ, फिर तुरंत उत्साहित होकर बोला, यह निश्चित रूप से गुरु होंगे। हाय, हम यहां इतने दिनों से फंसे हुए हैं, गुरु निश्चित रूप से मेरा इंतजार करते करते बेचैन हो गए होंगे। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि हम यहां कितने समय से रुके हुए हैं? शायद लगभग 2 साल, अर्जुन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। इतना लंबा? आदित्यनंद स्तब्ध रह गया, हैरान था कि पूरे 2 साल बीत चुके थे। उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ था। अर्जुन के साथ रहकर इतने बड़े लाभ प्राप्त करने ने इस एहसास को धुंधला कर दिया था। इतनी जल्दी मत करो, अर्जुन ने युवक को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारे बीच हुए समझौते की याद है? आदित्यनंद ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे याद है। मेरे लिए, वरिष्ठ एक सम्मानित शिक्षक हैं, मैं निश्चित रूप से आपके अस्तित्व का खुलासा नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन अगर पैलेस मास्टर और अन्य वरिष्ठों ने ड्रैगन सम्राट की विरासत के बारे में पूछा तो मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? अर्जुन की भौहें तन गईं, उसे लगा कि इस प्रश्न का कोई अच्छा उत्तर नहीं है। हालांकि वह आदित्यनंद को कुछ समय से प्रशिक्षित कर रहा था और युवक की योग्यता में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए थे, जिससे वह एक दिन निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकेगा। लेकिन ड्रैगन सम्राट की विरासत के बारे में बात वास्तव में इतनी आसानी से समझाने लायक नहीं थी। इसे फिलहाल छोड़ दो, तुम्हारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के स्वामी अभी दूसरे लोगों के साथ लड़ रहे हैं और लगता है कि वे नुकसान में हैं। युद्ध में लगे हुए? आदित्यनंद ने भुएं चढ़ाई, अपनी दिव्य समझ को छोड़ा लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। उसका प्रशिक्षण स्तर इतना ऊंचा नहीं था, इसलिए वह केवल अपने आसपास के कुछ किलोमीटर तक की चीजों को ही महसूस कर सकता था। लेकिन थोड़ा विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला, यह निश्चित रूप से फ्रोजन नेदर केव हेवन के लोग होंगे। घृणित, उन नीच लोगों ने इस स्थान से हुए हलचल को भांप लिया होगा और मेरे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने का फैसला किया होगा। क्या तुम्हारी दोनों शक्तियों के बीच कोई दुश्मनी है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। आदित्यनंद ने सिर हिलाया, यह सिर्फ उनका मामला तलाशना है। उनका सेक्ट बर्फ गुण वाले गुप्त कलाओं और मार्शल कौशल में विशेषज्ञता रखता है और मेरे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस में ठीक वो चीज है जिसकी उन्हें बहुत लालसा है। अर्जुन ने भुएं चढ़ाई और अचानक समझ गया, फीनिक्स नेस्ट के अंदर की विरासत? बिल्कुल, आदित्यनंद ने सिर हिलाया, चूंकि ड्रैगन सम्राट की विरासत फिर से प्रकट हुई है, नए ड्रैगन सम्राट को निश्चित रूप से फीनिक्स साम्राज्य की विरासत प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल महिला की तलाश करनी होगी। यही फ्रोजन नेदर केव हेवन का लक्ष्य है। एक बार सफल होने पर शायद वे हमारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस को पूरी तरह से हड़प लेंगे। अर्जुन ने युवक को देखते हुए कुछ अजीब सी हंसी हंसी। वरिष्ठ, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? आदित्यनंद उलझन में था। लगता है कि तुम मुसीबत में हो, अर्जुन ने कहा, स्पष्ट रूप से लड़के के दुर्भाग्य में आनंद लेते हुए। आदित्यनंद ने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा, फिर उसका चेहरा कड़वा हो गया, अचानक समझ गया। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का नेतृत्व वर्तमान में सोचता था कि वही व्यक्ति था जिसने संरचना को ट्रिगर किया और ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की, और भले ही उन्होंने इस जानकारी को कसकर नियंत्रित किया हो, लेकिन संभावना थी कि फ्रोजन नेदर केव हेवन ने उसकी पहचान के बारे में जान लिया हो। फ्रोजन नेदर केव हेवन के इस आक्रमण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से आदित्यनंद था। स्पष्ट रूप से वे उसे पकड़ना चाहते थे और उसे फ्रोजन नेदर केव हेवन की एक महिला को चुनने के लिए मजबूर करना चाहते थे ताकि वो नई फीनिक्स साम्राज्य बन सके और फीनिक्स नेस्ट से विरासत प्राप्त कर सके। वरिष्ठ, आदित्यनंद का चेहरा बेचैनी से भर गया जब उसने अर्जुन की ओर देखा,
चुपचाप बचाव के लिए प्रार्थना कर रहा था। चिंता मत करो, चूंकि मैंने ही पहले यह मुद्दा बनाया था, मैं तुम्हें इसे संभालने में मदद करूंगा। ये तुम्हारे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के नेताओं को यह पुष्टि करने का भी एक अवसर है कि तुमने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की है। आदित्यनंद ने राहत की सांस ली। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। कोई बात नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम घाटी से बाहर निकलो, मैं छाया से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहादुर और साहसी बनकर काम करो। हाँ। अर्जुन से यह आश्वासन प्राप्त करने के बाद आदित्यनंद बहुत राहत महसूस कर रहा था और तुरंत घाटी के मुहाने की ओर भाग गया, मानो उसे विश्वास था कि वरिष्ठ अर्जुन के आश्चर्यजनक तरीकों से फ्रोजन नेदर केव हेवन को पीछे हटाना एक सरल कार्य होगा। आदित्यनंद के जाने के बाद अर्जुन ने पास के युद्ध की दिशा में अपनी नजर घुमाई। उसकी आंखों में एक उदास रोशनी चमक उठी। फीनिक्स नेस्ट के अंदर छिपी विरासत सुवर्णा की थी, फिर भी यह फ्रोजन नेदर केव हेवन इसे चुराने की कोशिश कर रहा था। वे वास्तव में जीने से थक चुके होने चाहिए। अगर यह कारण नहीं होता तो अर्जुन अन्य शक्तियों के विवादों में हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं होता। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स पैलेस का उसके साथ बहुत सूक्ष्म संबंध था, इसलिए इस बार कार्रवाई करना उसके लिए ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त करने के बदले में एहसान चुकाने जैसा था।